अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये दोनों टॉपिक हमने 9th में डिटेल में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों टॉपिक जो हैं हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, ये दोनों प्रोसेस एक ही चीज़ के लिए हो रहे हैं और वो चीज़ है एनर्जी। वो कौन सी चीज़ है? और मैं समझाता हूँ कि ये दोनों प्रोसेस एनर्जी के लिए कैसे हो रहे हैं। एनर्जी का आपको पता है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। यानी अगर एनर्जी नहीं होगी तो कोई काम भी नहीं होगा। मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, या मेरे अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो इस एनर्जी की वजह से ही हो रहे हैं। अब आपको तो पता है एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो उसका सीधा सा जवाब है, वो एनर्जी हमें मिलती है अपने खाने से। जो हम खाना खाते हैं उसी खाने से उसी खाने से दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन उसी खाने से एनर्जी बनाई जाती है। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कोई ऐसे भी ज़िंदा चीज़ें हैं, ऐसे भी जानदार हैं जो कुछ खाते नहीं हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया या अलजी हो गया। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ खाते नहीं। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इनके अंदर कुदरती एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें उनके जिस्म के अंदर ही खाना बन रहा होता है, और प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें जानदार चीज़ों के अंदर, जिंदा चीज़ों के अंदर खुद ब खुद खाना बना। खाना, फूड से मुराद वो जो बर्गर पिज़्ज़ा वो नहीं बन रहे होते। फूड से मुराद है यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा होता है उनके जिस्म के अंदर। एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, मैंने कहा हमें अपने फूड से मिलती है। तो फूड से मुराद वो हमें हमारे ग्लूकोज से मिलती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी बनती है। लेकिन हमें तो ग्लूकोज खाने से मिलती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो कुछ खाते ही नहीं। क्या आपने कभी किसी पौधे को दुकान पे जाते हुए देखा है कि वो दुकान पे गए और वहाँ से चिप्स लिए हो या फिर कोई और खाने की चीज़ ली हो? नहीं ना। या फिर वो ऐसे घर में ही आग लगा के ऐसे जो है तवा रख के उस पर रोटी पका रहे हो? नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो है ये अमल कुदरती तौर पे हो रहा था। कुदरती तौर पे उनके जिस्म में ग्लूकोज बन रही होती है। तो ये जो ग्लूकोज का बनना है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिंदा चीज़ों के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें ग्लूकोज खुद ब खुद बन रही है, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी ग्लूकोज का बनना फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ग्लूकोज का टूटना ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, और फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का बनना ताकि फिर वो टूट सके और उससे एनर्जी मिल सके। अब ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अपोजिट कैसे? इसमें ग्लूकोज बन रही है फोटोसिंथेसिस में और इसमें ग्लूकोज टूट रही है। अब ग्लूकोज बनने के लिए चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है पौधों को? वो मिलती है उन्हें सूरज की रोशनी से, सनलाइट से, रोशनी से वो एनर्जी इनको मिलती है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज टूटती है उससे जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। यहाँ पर एनर्जी देकर ग्लूकोज को बनाया जा रहा है और यहाँ ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी बनाई जा रही है। अच्छा, तो इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में? जैसे अगर आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या मटन की जो है क्या बोलते हैं उसको, मटन कढ़ाई बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए तो सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जब ग्लूकोज बन रही है, वो ऐसे जादू से आबरा कटाबरा ग्लूकोज बन गई ऐसे तो नहीं बन रही होगी ना। वो किस चीज़ों से जो है वो चीज़ें मिलकर ग्लूकोज को बना रही होंगी। तो वो कौन सी चीज़ें होती है?
वो होती है एक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी। और ये सारा काम जो हो रहा होता है वो प्लांट में मौजूद एक खास किस्म के मालिक्यूल होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन क्लोरोफिल के अंदर ये सारा अमल हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, इन सारी चीज़ों से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब जब आप कोई काम करते हैं ना तो वो काम तो होता है लेकिन उसके साथ कोई दूसरा काम भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो काम था वो ग्लूकोज बनाने का था, लेकिन ग्लूकोज के साथ एक दूसरी चीज़ ही बन जाती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्लांट्स के, पौधों के काम की नहीं होती, काम की होती है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस में बन रही है उस वक्त काम की नहीं होती, तो ये उसको एक्सेल कर देते हैं, अपने बॉडी से उसको निकाल देते हैं। और फिर वही ऑक्सीजन हमको ज़रूरत में होती है, हम उसको इनहेल कर रहे होते हैं। अब ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो यहाँ पे वो चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं कौन कौन सी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहाँ पे वो चीज़ें टूट रही हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे वो बन रही हैं, और यहाँ पे जो बन रही हैं वो यहाँ पे टूट रही हैं। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चला ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पानी है ये छोटा मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लूकोज है ये बड़ा मॉलिक्यूल है? ये आप इनमें मौजूद एटम को देख के बता सकते हैं। इसमें टोटल 3 एटम है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। एक यहाँ पर कोई चीज़ लिखी नहीं हुई यानी यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ यानी ऑक्सीजन के 2 एटम है। टोटल हो गए 3 एटम। यहाँ पर भी 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। इसमें भी टोटल 3 एटम है, इसमें भी टोटल 3 एटम, इसमें भी टोटल 3 एटम। अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के। ये टोटल कितने हो गए? 18, 18 और 6 24। तो इस मॉलिक्यूल में 24 एटम है और इन मॉलिक्यूल में 3-3 एटम है। तो आप बताइए ये एटम, ये मॉलिक्यूल बड़ा हुआ या ये मॉलिक्यूल? जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल छोटे हैं और ये मॉलिक्यूल बड़ा है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, इस अमल को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद है कैटाबॉलिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का अपोजिट है। एनाबॉलिक में छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो कैटाबॉलिक में बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होता है, उन जिंदा चीज़ों में होता है जिनमें क्लोरोफिल हो। अब फोटोसिंथेसिस क्या हमारे अंदर होती है? हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल मौजूद ही नहीं है। तो जिन जिंदा चीज़ों के अंदर क्लोरोफिल है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, और जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। उसके अलावा अलजी होते हैं, अलजी आपने देखा भी होगा। अलजी एक जिंदा चीज़ों को कहा जाता है, जो पानी के ऊपर हरे हरे रंग की, जो जिसको हम बचपन में शायद जिंदा चीज़ नहीं समझते थे, पानी के ऊपर जो हरे हरे रंग की जो चीज़ बन जाती है उसको अलजी कहा जाता है। और एक तो प्लांट्स हो गया, अलजी हो गया, और एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, उनमें भी फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। क्योंकि उन सारे जो भी मैंने नाम लिए हैं, प्लांट्स, अलजी और साइनोबैक्टीरिया, इन सब में क्लोरोफिल है, तो इन सब में फोटोसिंथेसिस होगी। और हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमें खाना बाहर से खाना पड़ेगा। हमारे अंदर खाना, ग्लूकोज नहीं बन रहा, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें खाना खाना पड़ेगा।
और फिर उस खाने में जो ग्लूकोज मौजूद होगी उस ग्लूकोज की होगी ब्रेकडाउन, और फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनेगी एटीपी। सारी चीज़ समझ में आ गई, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब चौथी नंबर पॉइंट पे आते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का अमल है ये हर जिंदा चीज़ में होता है। आखिर क्यों रेस्पिरेशन हर जिंदा चीज़ में होती है? क्योंकि हर जिंदा चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, रेस्पिरेशन से। इसलिए ये रेस्पिरेशन हर जानदार में होती है ताकि हर जानदार ग्लूकोज से एनर्जी बना सके। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन जानदार में होता है, उन जिंदा चीज़ों में होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती वो तो खाना खा ही लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे अंदर अगर रेस्पिरेशन ना हो तो हम क्या खुद को चार्ज कर लेंगे कि हमें एनर्जी मिल जाए? नहीं ना, हमें तो खाना पड़ेगा, और खाना खाने के बाद उसमें होगी रेस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, और सूरज तो रात के टाइम होता नहीं, तो ये प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ दिन के टाइम होता है। और ये प्रोसेस क्योंकि इसमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये प्रोसेस दिन में भी होता है, रात में भी होता है, यानी हर पहर हर टाइम होता रहता है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सी गैस की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसके बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। और इसमें कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बनेगी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। इसमें जो गैस रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन होती है, और इसमें जो गैस रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, 9th की, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर, इंटर की सारी वीडियोज़ आपको यहीं पे मिलेंगी। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।